नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बजट सत्र की शुरुआत दूसरा दिन आज है और ऐसे में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सेहत, देश की अर्थव्यवस्था की जो सेहत होती है, आर्थिक सेहत, उसको आज पेश किया गया। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट का पिटारा खोलेंगी, लेकिन इससे पहले उन्होंने देश की आर्थिक सेहत कैसी है इसका रिपोर्ट कार्ड यानी इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश किया। सर्वे में बताया गया कि अमेरिका के टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में बनी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में 16 चैप्टर रखे गए। इस सर्वेक्षण के जरिए सरकार ने बताया कि आने वाले समय कई संभावनाओं को दिखाता है। पीएम मोदी ने यह कहा कि हमारी सरकार की पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की। अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, लेकिन सरकार के एक्सप्रेस की गति से विपक्ष को मिर्ची लग रही है। विपक्ष कह रहा है कि जो वादा पिछले बजट में किया, क्या वो वादा पूरा किया है? ऐसे में किस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इसको लेकर इकोनॉमिक्स और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि ये वो समय है जो व्यवधान का नहीं, समाधान का है, क्योंकि सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर है। और उसके बाद विपक्ष कैसे पलटवार कर रहा है, सुनवाएंगे आपको। आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड। वो जनता के लिए कितनी सुविधाएं पहुंचा पा रही है, जो बजट में इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। और एक महिला बजट पेश कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जनता को क्या सहूलियतें मिलती हैं, क्या सुविधाएं मिल रही हैं, जो वादे किए गए थे पिछले बजटों में, क्या वो पूरे किए गए? इस पे हमें इस बात पे हमें गौर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि आर्थिक सर्वे में जो चीजें प्रस्तुत की जाती है उसमें भी मैं समझता काफी मैनिपुलेट करके चीजों को, वही चीजें यहाँ प्रस्तुत की जाती है जो जिसे कहा जाए कि रोजी पिक्चर यहाँ दी जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और रहती है। आज भी जो मुद्दे यहाँ आप बोलते हैं कि भाई हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन रोजगार की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति, बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ। और आज ये खुश है कि हमारा इतना टैरिफ होने के बाद हम इस प्रकार के बातें बोल रहे हैं। मोदी जी तो आज वो जो डिक्टेट करेंगे वही करते हैं। और डॉलर के मुकाबले रुपये की क्या हालत है, इसके बारे में भी बता देना चाहिए ना। तो यहां पर आपने पीएम नरेंद्र मोदी को भी सुना, जिन्होंने सभी से कहा कि समय व्यवधान का नहीं है, समाधान का है। और इसके साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया है वो 16 चैप्टर पेश किए गए हैं, जिसमें इस बार आर्थिक सर्वेक्षण के जो 16 चैप्टर है, इसमें एआई के लिए एक अलग से चैप्टर रखा गया। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की सेहत का ये सर्वेक्षण बता रही थी, वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अपर रेंज अनुमान 7.2% और लोअर रेंज अनुमान 6.8% है। और इसी पर करेंगे खास चर्चा कि क्या वाकई जो वादे किए गए थे बजट को लेकर, 2025-26 का बजट पेश किया गया था, क्या वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। रत्नेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, प्रोफेसर एचडी भारतीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ है, संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ है, और कुणाल गुप्ता इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इन सभी लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रत्नेश जी मैं आपके पास ही आऊंगी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि सरकार की पहचान है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सरकार कैसे चल रही है? नीतू जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए नीतू जी, फाइनेंशियल ईयर जो 25 to 26 रहा, उसमें हमने लगभग 7.4% की दर से जीडीपी ग्रोथ की। ये खुद ही में बताता है कि उच्च और सतत आर्थिक वृद्धि हमने देश को दी है। दूसरी बात, महंगाई नियंत्रण और मुद्रा जो मौद्रिक उत्तोलन होता है उसकी स्थिरता बनी हुई है। इसका कारण है कि उपभोक्ता और निवेशक दोनों को विश्वास मिला इस वर्ष 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में। तो एक तरह से इकोनॉमिक स्थिरता जो थी, जो अर्थव्यवस्था की स्थिरता थी, वो हमने मेंटेन कर रखी। राजकोषीय और वित्तीय अनुशासन की अगर हम बात करें तो हमने राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कम किया है।
और इससे वित्तीय अनुशासन भी हमने बहुत कायदे से कायम किया है। ये भी जो तीसरा बिंदु हमारा, अभी आपकी रिपोर्ट में भी कहा जा रहा था कि एआई को लेकर एक अलग से चैप्टर पूरा दिया गया। तो देखिए, उभरते क्षेत्र जो है उसमें हम नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो एआई का क्षेत्र हो, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो डिजिटल नवाचार आधारित जो मॉडल हमने विकसित किया है उसका ही परिणाम रहा है। हमने निवेश और पूंजी व्यय में वृद्धि की है, मतलब कि हमारे यहाँ भैया पैसा आया भी है और हमने उसको डेवलपमेंट पे खूब खर्चा भी किया है। हमने ठोस रूप से पूंजी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हमने बढ़ाया है और बुनियादी ढांचों पर एक बहुत बड़ा विस्तार हमने किया है। निर्यात और बाहरी संतुलन है वो भी हमने इस वर्ष के फाइनेंशियल ईयर में मेंटेन किया है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में हमने तमाम सारे सुधार किए हैं, चाहे वो ग्रॉस एनपीए में कमी हो, चाहे बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सुधार और उसकी स्वास्थ्य में स्थिरता लाना हो। तो ये जो मुख्य चीजें जो थी, हमने जो फाइनेंशियल ईयर में टारगेट रखे थे उसको हमने अचीव किया। और हम अगले फाइनेंशियल ईयर 26-27 में भी 6.8 से लेकर 7.4 तक ग्रो करने के हमारा टारगेट है। और ये विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की तरफ हमें स्वतः बताता है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा वो अपने आप में सत्य है। वो देश देख रहा है, वो पूरा विश्व देख रहा है। ठीक है, आपने वो पूरा चैप्टर बता दिया, वो चैप्टर बता दिया कि ये जो 2025-26 वाला बजट था, इस बजट में जो जो कहा गया वो कितना काम हुआ है और आगे सरकार कैसे काम कर रही है। 2026-27 का बजट जब 1 फरवरी को पेश किया जाएगा तो अब देखना यही है कि जो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग सेक्टर हैं, उनकी जो अपनी अपनी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों का वो पिटारा बजट वाले दिन जब खुलेगा तो किसकी उम्मीदें पूरी होती हैं और किसकी अधूरी होंगी, इस पर नजर रहेगी। लेकिन कुणाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप औद्योगिक क्षेत्र से आ रहे हैं, ये जो पिछला साल ये गुजरा है 2025-26 का, ये जो साल रहा बजट को लेकर, आपकी कंपनी कितने फायदेमंद में रही, कहां पर चुनौतियां आपको झेलनी पड़ी हैं, किस तरह से ये बजट आपके लिए फायदेमंद रहा, आपकी इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद रहा? देखिए, हम लोग अक्रॉस इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रीम्स में काम करते हैं। हमारा एज अ बिजनेसमैन, आई वर्क इन IT सेक्टर ऑल्सो, आई वर्क इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स ऑल्सो, एंड आई ऑल्सो वर्क इन रियल एस्टेट सेक्टर्स ऑल्सो। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि एज अ सेक्टर ओवरऑल, एज इंडस्ट्री ओवरऑल, मेरे ख्याल से कोई भी बंदा प्रिपेयर्ड नहीं था, इवन गवर्नमेंट भी प्रिपेयर्ड नहीं थी पिछले साल बजट के बाद कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में क्या उतार चढ़ाव होने वाले हैं, कैसे ट्रंप अपनी नीतियों से मार्केट को प्रभावित कर डाले हैं। किसी को पता नहीं था कि 50% का टैरिफ लगेगा, 25% का टैरिफ लगेगा। बहुत सारे हमारे छोटे छोटे MSMEs बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। कई का बिजनेस ही जीरो पे आ चुका है, जो छोटे छोटे शहरों के उद्योगपति हैं। और दूसरे लेवल पे मेरे ख्याल से जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, पूरी की पूरी आपकी ज्वेलरी मार्केट पूरी की पूरी डाउन है, गुजरात की मार्केट डाउन है। पहली बार शायद सालों में बिजनेसमैन को इतना नुकसान हुआ है छोटे स्तर पे। कुछ फायदे हुए हैं। अब जब भी रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले तो IT कंपनीज बेनिफिट होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट की इनकम बढ़ जाती है। अगर हम देखेंगे कि लगभग 8% के आसपास लगभग रुपया गिरा है पिछले बजट से इस बजट के बीच में। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज थी, जिनको फायदा होना चाहिए था गिरते रुपए से, उनको नुकसान हो गया क्योंकि उनके ऊपर टैरिफ्स लग गए। कुछ सेक्टरों को, IT सेक्टर में डेफिनेटली बहुत मार्केट अप नहीं हुई, मार्केट ग्रो करी है, अच्छे लेवल का इजाफा रहा है, 12% के आसपास का ग्रोथ रहा है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे एज अ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन, क्या मैं आज प्रभावित हूँ? बिल्कुल प्रभावित हूँ। हर आदमी प्रभावित है देश में। और उसके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी कहीं पे, जैसा कि मैंने कहा, प्रिपेयर्ड नहीं थी। किसी को क्या पता था कि ट्रम्प ऐसे वैसे करेगा, चांदी आपकी 70,000 रुपए से 4 लाख रुपए की चली जाएगी 1 किलो, आपका सोना हिल जाएगा, घरों की जो हाउस होल्ड इनकम है वो इम्पैक्ट हो जाएगी, शादियों में जो खर्चे होते हैं वो इम्पैक्ट हो जाएंगे, इवेंट्स के बिजनेस इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो एक चीज से कई चीजें प्रभावित होती हैं। तो ये कहना कि बजट ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए, वो सही नहीं है। और क्या बजट ही हमें बचा पाएगा, वो भी सही नहीं है। हाँ। लेकिन इस बारी के बजट से हमारी उम्मीद यही है कि गवर्नमेंट इस बारी एंड आगे से फ्लेक्सिबिलिटी रखेगी बजट में कोई भी ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस करने के लिए, जो कि आज तक कोई भी गवर्नमेंट किसी भी देश की प्रिपेयर्ड नहीं रही है ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस करने के लिए। तो मेरे ख्याल से एक फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कोई ना कोई एक बजट या कोई अमाउंट किसी तरीके का गवर्नमेंट सोचेगी। दूसरा, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने के लिए अगेन पैसा आपको छोटे आदमी की जेब में देना पड़ेगा। छोटे उद्योगपतियों के लिए बातें बहुत हुई हैं, लेकिन कुछ भी प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हो नहीं रहा है। उनको क्रेडिट बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए।
तो इस बजट से उम्मीदें बहुत हैं कि अभी भी मोदी जी को काफी कुछ करना पड़ेगा डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसके ठीक लिए है। छोटे उद्योगपति हैं जो काफी आशा से संदीप, देखते हाँ, हैं बजट की संदीप तरफ। जी, आपका आकलन क्या कहता है? ये जो पिछला बजट जिसमें कई सहूलियत दी गई, टैक्स रिजीम को भी लेकर जो नया टैक्स रिजीम आया उसमें लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा भी है, नया स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है उसकी तारीफ भी की गई, लेकिन ये पूरा साल कैसा रहा बजट को लेकर? देखिए नीतू जी, काफी कुछ तो कुणाल गुप्ता जी ने क्लियर कर दिया है। हाँ। मैं भी इनकी हर बात से इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत अच्छे से इन्होंने चीजों को सामने रखा, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो इन्होंने सामने रखी। तो हमें सबको उम्मीद है कि इस बार सरकार जो बजट लेकर के आएगी, जो निर्मला सीतारमण जी हमारे सामने अपना पिटारा खोलेंगी, उससे गरीब आदमी को, किसान वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलेगी। जो हमारे देश के व्यापारी हैं, उम्मीदें हैं वो हर साल हर बजट में होती हैं, लेकिन ये जो पिछला बजट रहा है साल का, जो आरोप विपक्ष की तरफ से लग जा रहा है कि बजट में कई वादे किए गए, उन वादों पर काम नहीं हुआ। कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक रुके आपको नजर आ रहे हैं, जिन पर काम सरकार को करने की जरूरत है, और बजट के अकॉर्डिंग लोगों की जेब पर कितना असर हुआ? देखिए नीतू जी, विपक्ष का काम अलग होता है। विपक्ष का काम है सरकारों को घेरना, लेकिन जैसे गुप्ता जी बैठे हैं, मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, हम विपक्ष का काम नहीं कर सकते। हम ये बता सकते हैं कि सरकार की जो पॉलिसी थी, जहां सरकार की ये पॉलिसी थी कि भाई जब 56 रुपए का डॉलर था कि अभी हमारे रुपए की कीमत गिर रही है, इससे हमारे देश की इमेज गिर रही है, तो हमें उम्मीद थी ये मजबूत होगा। अगर हमारा रुपया मजबूत होने लगे तो आधी समस्या तो यहीं पर खत्म हो जाए। एक हमारे देश को ये वादा किया गया था कि जो कांग्रेस से हमें 50-55 रुपए लीटर तेल दे रही थी, या जो गठबंधन की पूर्व सरकार दे रही थी, वो हमें 35 रुपए के रेट से मिल सकता है। तो ऐसी तमाम चीजें थी। मुझे लगता है सरकार को उन पर फोकस करना चाहिए, और सरकार अपने वादों को पूरा करेगी तो देश की स्थिति बिल्कुल बदल सकती है। कमजोर व्यक्ति मजबूत हो सकता है, जो व्यापारी वर्ग है वो और मजबूती के साथ अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकता है, नई कंपनियां लगा सकता है। ठीक है, एचडी भारती जी, आप लोग यही कह रहे हैं वादे किए गए बजट में लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, और आज जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है सदन में, उसमें वित्त मंत्री ने कहा है कि 2027 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है उसका अपर रेंज अनुमान 7.2%, यानी कि 7.2%, और लोअर रेंज अनुमान जो है वो 6.8% ये अनुमान जताया गया। इस वक्त जीडीपी के मामले में भारत 4.8% पर है। 2030 का टारगेट रखा गया कि हम 5% तक पहुंचेंगे, और जापान से आगे निकलने की दिशा में काम करते हुए भारत अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोग जो आरोप लगा रही हैं कि बजट में जो कहा गया वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जरा मुझे ये भी बताइएगा, इस पूरे बजट को देखकर अलग अलग सेक्टर में जो काम हुए क्या वो नाकाफी थे? जी धन्यवाद नीतू जी। देखिए ये पिछले बजट की अगर आप बात करें तो ये जो निर्मला जी आज बोली है कि जीडीपी 7.4 रहने का अनुमान है, ये तो साल भर में पता नहीं कितने बार इनके अर्थशास्त्री कहते हैं। इनके कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं कि जो केवल इन्हीं लोगों के लिए वो काम करते हैं और वही बोलते हैं जो इनसे कहा जाता है। अर्थशास्त्री भी अब बिक गए क्या? देखिए सुन लीजिए, 2 महीने पहले आईएमएफ ने भारत के यानी नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम को सी ग्रेड में डाला। ठीक है। अब इस खबर को छिपाने के लिए अगले दिन ही जो है जीडीपी के जो ग्रोथ रेट है उसका सिगुफा छोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब कि जो जेन्युइन खबरें हैं और जो सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है उससे बचने के लिए इस तरह के नैरेटिव बार बार बनाए जा रहे हैं। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, राजकोषीय घाटा की बात करिए, चाहे विनिर्माण के क्षेत्र में बात करिए, या रुपए जिस तरह से गोता लगा रहा है, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। जो मोदी जी का आप 10 साल पहले का भाषण याद रखिए कि जब रुपया गिरेगा उस देश की आबरू गिरेगी। अब कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन बड़े बड़े हिम्मत के साथ ये कहिए कि इनके कुछ लोग हैं मंत्री कि जो रुपया गिर रहा है उसी को सही जायज ठहरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी है। मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि जो मनरेगा है जिसका नाम अब बदल गया, मनरेगा में जो पिछले बजट में, पिछले बजट में
1,114 लेकिन लाख करोड़ का बजट सरकार था। कह रही है सर, सरकार कह रही है कि समय व्यवधान का नहीं है, समाधान का है, तो विपक्ष समाधान भी निकाले, हो तो हल्ला क्यों? समाधान, अब हम कृषि क्षेत्र की अगर बात करें, हम पिछले बजट में हम देख लें तो हाँ। कृषि में किसानों की आय दुगुनी तो हुई नहीं, और किसानों के जो ऋण है, ऋण माफी की जो तौर तरीके हैं, यानी किसान क्रेडिट कार्ड है, नाबार्ड से उनको जो है चीजें मिलती हैं, या सरकारी संस्थाओं से जो उनको लोन मिलते हैं, वो कहाँ मिला? किसानों को जो चाहिए वो मिलना नहीं चाहे। उनके एमएसपी जो रेट थे, उनकी जो पैदावार हुई बाजार में, जो उनके सामान बिकने थे एमएसपी रेट से काफी नीचे उनके सामान बिके, मतलब उनके अनाज बिके। तो सरकार जो कह रही है वो हुआ कहाँ? जो है हमारे देश से लगातार पैसा विदेशों को गया, खजाना खाली होता रहा, लगातार इस चीज को हम रोक नहीं पाए। तो जब हम रोक नहीं पाए तो हम आर्थिक विकास कैसे बढ़ रहा है, ये किस तरह का नैरेटिव है, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। हम 2-3 चीजों पे ये बोलना चाहेंगे कि देखिए, हम तो चाहेंगे कि सरकार आने वाले बजट में, वो तो सब कुछ तैयार हो चुका होगा, लेकिन उच्च शिक्षा पर बजट घटा दिया था, और कृषि के क्षेत्र में भी बजट घटाए गए थे, और मनरेगा पर विशेष रूप से, यानी सबको ये मालूम है कि देश का जो लोकतंत्र है ग्रामीण विकास पर ही आधारित है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है, वही हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। लेकिन मनरेगा में पैसे को कम कर दिया गया। हाँ, अब सरकार ये दावा कर रही है कि हमने जीएसटी घटाया तो उसका हमें फायदा मिला। अब कितना फायदा मिला सरकार तो ये बता नहीं रही है, लेकिन जीएसटी कुछ क्षेत्रों में घटाया गया और उसका ये ढोल पिटा जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि अभी सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो है सबने हाँ। देखा कि एफटीए हुआ मैं है। आती हूँ रत्नेश जी आपके पास, ठीक है, मैंने सुन क्या लिया। पड़ेगा अभी तो आने वाले समय में पता लगेगा। ये तो उम्मीदों का बजट है। सवाल तो जी। मेरा यहाँ था, जो बजट पेश हो चुका है वो एक साल में कैसा रहा, आपने उस पे हाँ, तो आपने अच्छा क्लैरिफिकेशन दे दिया। मैं रत्नेश जी से समझूंगी, लेकिन उससे पहले कुणाल जी मुझे ये बताइए कि ये जो साल है, जिस तरह से विपक्ष यानी कि ऑपोजिशन आरोप लगा रहा है तरह तरह से, किसानों को लेकर, इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसको लेकर भी, लेकिन मुझे बताइए क्या वाकई ये आरोप आधार है या निराधार है? आपने भारतीय साहब को सुना? हाँ, मेरे हिसाब से ना मैम, देखिए अल्टीमेटली हमारी जो समस्याएं हैं हमारे देश की ग्रोथ की, जो हर साल बातें रहती हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ बढ़ नहीं रही है। ठीक है, हर साल का हमारा एम रहता है कि हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स देंगे, मेक इन इंडिया के इंसेंटिव्स देंगे, लेकिन अगर आप इंसेंटिव की डिस्ट्रीब्यूशन ही देखेंगे, वेदर इट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मेरे ख्याल से मुश्किल से 20-25% रही है, हाँ। अगेंस्ट द टारगेट कि हम इतनी एक प्रोडक्शन चीज पे। में और ऐड ऑन करके आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप फाउंडर है रोजगार.com के। इसका मतलब आप जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी से आपका ताल्लुकात है, वो हाँ, वहां पर लोगों को नई नौकरियां, नया रोजगार देना है। एम आई राइट? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये जो साल रहा है क्या उनके लिए अच्छा रहा है और कहाँ चुनौती रही है, ये थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइएगा, ताकि मैं फिर बाकी पैनलिस्ट इसके बारे में समझूं, क्योंकि बात रोजगार को लेकर ही यहाँ पर पूछी जा रही है कि रोजगार के वादे किए गए, मिला नहीं। हाँ, देखिए इनका मैं इसमें 2 तरीके का बोलना चाहूंगा। पहला स्ट्रेट आंसर मैं आपको बोलता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं करी जैसे कि प्लान की गई थी। दूसरी, जैसे कि इस देश में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का युवा वर्ग आगे बढ़ता जा रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं हो रही है, उसके अंदर 2 पार्ट्स आ जाते हैं। एक आ जाता है कि क्या हमारा युवा विकसित है इतना कि उसको जॉब मिल सके इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा कि क्या हम लोग कुछ इंसेंटिवाइज दे रहे हैं, जैसे पिछले बजट में था कि जॉब क्रिएशन को एड्रेस करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, वो इंसेंटिव्स भी मेरे ख्याल से पूरे के पूरे बटे नहीं है। 68% इंसेंटिव ही बटा है ओवरऑल, जो 10,000 करोड़ का इंसेंटिव था जॉब क्रिएशन को लेके। इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं नई जॉब क्रिएशन हुई नहीं है या वो मैप नहीं करी और गई ये है। जो ईयू के साथ डील हुई है, इस डील को कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जब ईयू के साथ डील हुई है, आने वाले वक्त में रोजगार बढ़ेगा, नौकरियां आगे बढ़ेंगी, और जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं, वो अपना सामान बेच सकते हैं यूरोपियन कंट्री में। तो जो ये डील हुई है, इसको कहां तक देखते हैं भविष्य में आप? बिल्कुल, अब ना मेरे को इसमें 2 एरियाज में एड्रेस करता हूँ। पुराने वाले क्वेश्चन का एक एरिया एड्रेस करता हूँ, जो कि है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंडिंग, ठीक है, और उसकी स्ट्रक्चरिंग, एक वो ठीक से नहीं हुई है, उसमें बहुत बड़ा गैप है, हर साल गैप रह जाता है। अब ये जो ईयू के साथ जो डील हुई है, ये बहुत बढ़िया डील हुई है। आई थिंक दिस इज अ माइंड ब्लोइंग डील फॉर इंडिया। ठीक है, इसके 2 रीजन है। यूरोप
ने पूरी दुनिया को प्रोसेसेस सिखाए हैं। यूरोप ने पूरी दुनिया में सिस्टम्स कैसे बनाए जाते हैं, प्रोसेसेस कैसे बनाए जाते हैं, ये सिखाया है। अगर इंडिया और ईयू अच्छे लेवल पे पार्टनरशिप करके सिस्टम्स और प्रोसेसेस बना सके, और अगले 10 साल में हमारे देश में क्या मिसिंग है, हमारे देश में डिसिप्लिन मिसिंग है, सिस्टम्स मिसिंग है और प्रोसेसेस मिसिंग है। अगर यूरोप इंडिया को अगले 10 साल में पैसा कमाओ या ना कमाओ, अगर प्रोसेस सिस्टम सिखा गया तो इंडिया में चीजें कंपीट करने के लिए सारी की सारी भरपूर तरीके से हमारी पूरी हो जाती है। यूरोप क्वालिटी ओरिएंटेड देखता है कि रॉ मटेरियल कैसे आ रहा है, पानी कैसे आ रहा है, लोगों को आप कैसे रख रहे हो, और एक बार आपने प्रोसेसेस सेट कर लिए तो जिंदगी में स्केल अचीव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरा एरिया क्या है जहां पे इंडिया चाइना के ऊपर कंपीट करता है, स्मॉलर क्वांटिटी हाई क्वालिटी रिसोर्सेज, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो इंडिया चाइना से इस एरिया में डेफिनेटली मात दे सकता है चाइना को, जिसमें कम क्वांटिटी। यूरोप क्या करती है, कम क्वांटिटी कंज्यूम करती है। ठीक है, मैं आती हूँ। रत्नेश जी, आपने कुणाल जी को भी सुना, जो चुनौतियां हैं उसको आपने नोट भी किया होगा। इन चुनौतियों पर कैसे काम किया जाएगा मुझे बताइएगा। सरकार आगे क्या सोच रही है? भारती जी ने जो आरोप लगाए, अब उस पर किस तरह का काम होगा कि सिर्फ ये साल जो रहा है, क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो 16 चैप्टर है, इसमें मैं कुछ बड़ी बातें और भी बता देती हूँ। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% पर पूरा हुआ है। सीएडी पर निर्भरता की वजह से रुपए का मूल्य कम हुआ है। मुद्रा स्थिरता के लिए विनिर्माण निर्यात आवश्यक है। जीएसटी सुधारों का अगला चरण सरकार शुरू करने जा रही है ई वे बिल प्रोसेस के जरिए। तो ये प्रोसेस भी बताइएगा, जो ऑडियंस इस वक्त हमें सुन रही है वो ये समझ पाए कि ये ई वे बिल प्रोसेस क्या है। इससे रास्ते आसान होंगे, बजट से बचत होगी, और अगर होगी तो फिर कितनी होगी? देखिए, अभी जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने सवाल किया कि हमारे बैंकिंग सिस्टम को सी ग्रेड में डाल दिया है आईएमएफ ने, तो पहली बात तो ये भैया कि आप लोग झूठी बातें मत फैलाया करिए। आपको आईएमएफ के अगर उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का पता ना हो कि उसने रिपोर्ट किस पे दी थी। हमारे आवत में नीतू जी कहावत है, कहीं कौआ कान लेगा तो पहले अपना कान नहीं देखते, कौआ पीछे भागा जात बाटे। तो वह हाल तो समाजवादी पार्टी वाले का है। भैया कौआ कान ले गया, पहले चेक तो कर लो कान है या सच में ले गया या केवल हल्ला मच रहा है। तो जो इन्होंने कहा कि आईएमएफ ने सी ग्रेड में डाल दिया, भैया मेरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को आईएमएफ ने कोई ग्रेड नहीं दिया है, जबकि आईएमएफ की एसएपी जो रिपोर्ट थी उस भारत के बैंकिंग सिस्टम को जोखिम और मजबूत, जोखिम सहने वाला और मजबूत बताया गया है। ठीक है, लेकिन ये कहा गया कि बेहतर निगरानी और सुधारों के लिए कुछ सुझाव और दिए गए। आईएमएफ ने ये नहीं CABCD करके कोई ग्रेड ही नहीं दिया है। पता नहीं कहां से आप लोग की रिसर्च टीम साथ समाजवादी पार्टी ठीक से काम कर नहीं पा रही है। उसको बोले ठीक से रिसर्च करके दिया करे, क्योंकि अब एआई का जमाना है, सब कुछ गूगल पे विदिन 10 सेकंड मिल जाता है आपसे। आपकी पूरी कलई खुल के आ दे, थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी की तरफ देइए। समाजवादियों को कहिए कि गुंडई, लफंगई और दबंगई वाली पार्टी व्यवस्था से लेकिन बजट की बात कर लेते हैं। अब मैं आ जाता हूँ। जो ये कहा गया कि जॉब क्रिएशन नहीं हुआ, भैया मई 2025 और जून 2025 2 महीने में बजट आने के बाद 9.42 से 10.62 लाख ईपीएफ अकाउंट खोले गए। अब नीतू जी, ईपीएफ अकाउंट किसके खुलते हैं? जिसकी नौकरी लगती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में लगी हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में लगी हो। अगर नौकरी लगी नहीं तो ये 10 लाख खाते किस चीज के खुले, काहे खुले? ये अपने आप में, क्योंकि सरकारी डेटा, इसको तो हम डिनाई कर नहीं सकते। अब आ जाते हैं जो इन्होंने कहा, और जुलाई 2025 में लगभग 9.79 लाख ईपीएफ खाते खुले। तो ये अगर नौकरी लगी नहीं तो ये खाते खुले कैसे? तो ये कहना कि जॉब क्रिएशन हुआ ही नहीं। और नीतू गुप्ता जी, मैं तो कुणाल जी से इतना ही पूछा चाहूंगा कि आपकी कंपनी ही का ही काम है रोजगार अवेलेबल कराना, तो अगर जॉब क्रिएशन हुआ नहीं तो आपकी कंपनी ने सर्वाइव कैसे किया? आपकी कंपनी तो बैंकक्रप्ट हो जानी चाहिए थी, आपकी कंपनी तो बंद हो जानी चाहिए थी भैया। कैसे सर्वाइव? देखिए, मेरा ना काम पॉलिटिक्स का नहीं है, लेकिन आप 9 लाख नौकरियां लगाओगे इस देश में जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ की होगी, तो आपकी क्या परफॉर्मेंस है? 9 लाख नई नौकरियों में क्या आप देश चला सकते हो? चुनौतियां रही हैं, एक सेकंड, क्या आप 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 9 लाख नौकरियों पे देश चला सकते हो? ये आंसर नहीं। मैं तो आपके साथ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, ऑपोजिशन में हूं नहीं मैं, नहीं तो मैं ऑपोजिशन में होता। अब तो मैं ऐसे फैक्ट्स लाके देता था आपको। भाई मेरी बात आ जाए, You're not a
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आप इंतजार करिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए छोड़ दीजिए, बीच में इंटरप्ट करना। आपके पास डेटा होंगे, आप मुझे गलत साबित कर दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जो आपने ई-वे बिल की बात कही, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक परमिट होता है नीतू जी, जो ये बताता है कि माल कौन भेज रहा है, माल किसे भेजा जा रहा है, माल क्या है, माल की कीमत क्या है, और माल किस वाहन से जा रहा है। इसे जीएसटी पोर्टल के ई-वे बिल सिस्टम पर जनरेट किया जाता है। अब ये पूरी की पूरी व्यवस्था, उस एक बिल पे हम सारा का सारा डेटा, उस पूरे के पूरे, चाहे वो एक्सपोर्ट हो रहा हो चाहे इंपोर्ट हो रहा, पूरी की पूरी डिटेल हमको उस पे मिल जाएगी। हमें अलग अलग जगहों पर या अलग अलग क्षेत्र में भागने की जरूरत नहीं है। तो ये बिलिंग सिस्टम को हमने मजबूत करने के लिए किया है। अब बाकी का काम विपक्ष का काम है, उसको क्रिटिसाइज करना विपक्ष का दायित्व तो बनता है। और विपक्ष की जो राजनीतिक दल है नीतू जी, वो विपक्ष में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इस बात के लिए उनको अप्रिशिएट करूंगा। और इसीलिए भारत की जनता उनको प्रदेश में और केंद्र में लगातार विपक्ष बैठा भी रही, क्योंकि उनका काम विपक्ष में बहुत अच्छा है। अगले 15, 20, 25 सालों तक आप लोग विपक्ष में ऐसे बैठते रहिए और आप लोग खूब अच्छा काम करिए, हमारे साथ हमारा विरोध करिए। आप जितना विरोध करेंगे हम भारत को उतना विकसित करने के लिए काम करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। आप लोग विरोध करते रहिए, विपक्ष में बैठते रहिए, हम विकास करते रहेंगे, सरकार में आते रहेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता डिसाइड करती है कि काम हुआ है या नहीं हुआ। ओके, बात विरोध करने की नहीं है, बात यहाँ विपक्ष की भी नहीं है कि सिर्फ विपक्ष का काम विरोध करने का है। कुछ तथ्य हैं जिनको समझना जरूरी है। यहाँ पर कुणाल जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो जिस तरह से रोजगार है, इंडस्ट्रियल एरिया से ताल्लुकात वो रखते हैं, वो उस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं पर भी कुछ ऐसी चीजें आ रही है, कुछ चैलेंजेस आ रही हैं, तो हमें उस तरफ काम करने की जरूरत है ताकि इंडस्ट्री बढ़े, उद्योग बढ़े। और पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार भी यही चाहती है। ठीक है, मैं आगे आऊंगी, बढ़ूंगी, लेकिन संदीप जी, आपने सबको सुना अब इस सेकंड क्वेश्चन में कि किस तरह से कितना काम हुआ है, कौन सा सेक्टर इतना मजबूत हुआ है। लेकिन मुझे एक चीज बताइएगा, जो हम पिछले साल हमने देखा कि हेल्थ सेक्टर को लेकर काफी वादे किए गए थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी काफी अच्छा इंश्योरेंस को लेकर भी कहा था, बुजुर्गों के लिए भी अब ये उम्मीद जगी है कि कुछ अच्छा खासा इंश्योरेंस हो। टैक्स रिजीम को लेकर भी कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा बनाया गया, नई टैक्स रिजीम आई थी, लेकिन इसको और आकर्षक बनाया जाए, ये एक्सपर्ट्स भी उम्मीद कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस बार का बजट ऐसा हो सकता है? देखिए नीतू जी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से कुणाल गुप्ता जी को डिबेट में रखा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। क्योंकि एक प्रैक्टिकल व्यक्ति और सच बोलने वाला व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलता है, आईना दिखाने वाला व्यक्ति। और मैं ये भी बता सकता हूँ, फेस रीडिंग के आधार पे बता सकता हूँ कि कुणाल गुप्ता जी ने मोदी जी को और बीजेपी को ही वोट किया था, लेकिन वो वोट करने के बावजूद भी सच बोलने की हिम्मत रखते हैं और बीजेपी के लोग चिपटने लगते हैं। ये चीजें ठीक नहीं है। सुनने की शक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता में होनी बहुत जरूरी है, तभी वो सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, तभी वो विकास कर सकते हैं। अब मैं अपनी बात पे आता हूं। देखिए, कुणाल जी को नीतू जी मेरे से आपसे सबसे ज्यादा इसलिए पता है, अगर इनसे आप बात करोगे कि भाई टेलीकॉम सेक्टर में कितने सिलेक्शन हुए हैं, ये बता सकते हैं। अगर आप इनसे बात करोगे कितने अपॉइंटमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुए हैं, तो ये बता सकते हैं। ये बता सकते हैं आईटी सेक्टर की क्या स्थिति है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने लगे, डेवलपर कितने लगे, इनको हर चीज की जानकारी है। तो आज की तारीख में इनको हम पीछे पड़ के या इनको डाउन करके या जोर से बोल के हम कहीं ना कहीं अपने जनरेशन को पीछे करते हैं या उनको सही जानकारी नहीं पहुंचने देते हैं। इसलिए हमें धैर्य भी रखने की जरूरत है। और सरकार बीजेपी की बनी है, तीसरी बार बनी है, ये भी आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। चौथी बार बने, इसके लिए आप कमियों को दूर कर सकते हैं। इन चीजों पर ध्यान ज्यादा होने की जरूरत है। आज की तारीख में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। हम अपने देश को आगे ले जाने के लिए डिबेट कर रहे हैं ताकि ऐसे पॉइंट्स पर प्रकाश डाला जा सके कि किन क्षेत्रों में हमें काम करने की जरूरत है। आज हमें उन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। नीतू जी, आपके दिल्ली एनसीआर में, आप फरीदाबाद में जाएंगे, जो चमड़े का काम करने वाली, जैकेट बनाने वाली कंपनियां थी, वो बहुत सारी कंपनियां आज बंद पड़ी है जो छोटे उद्योगों में आती है। इसी तरीके की अलग अलग सेक्टर्स में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी हमारी कंपनियां बंद पड़ी है। आज हमारा जो किसान का बैग 50 किलो का आता था वो 45 किलो का हो चुका है। वो क्यों हो चुका है? तो कहीं ना कहीं आप डीजल खरीदती हैं, पेट्रोल खरीदती हैं, गाड़ियां खरीदती हैं, हमें कहा तो ये जाता है कि टैक्स कम कर दिया गया, उत्सव मनाइए, लेकिन हर चीज महंगी क्यों हो रही है? इन सब चीजों पर सरकार का फोकस होना चाहिए। और सरकार के मंत्रियों को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि अगर प्याज की बात गरीब आदमी करता है तो वो ये ना कहे कि प्याज खाने की जरूरत नहीं है या मैं तो प्याज नहीं खाती हूँ। तो कुल मिलाकर के हमें गंभीर होने की जरूरत है।
अगर विपक्ष कोई काम करता है, देखिए विपक्ष की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष की वजह से सरकार को जवाबदेही बनती है और सरकार को सही रास्ते पर चलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मुझे बताइएगा कुणाल जी, जो छोटे इंडस्ट्री के लोग हैं वो इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ रही है? और दूसरा ये कि जो कहा जा रहा है कि स्वदेशी जो सामान है अपना मेक इंडिया के तहत उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी रखा जाए अपने देश में, क्योंकि इस वक्त मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं स्वदेशी सामानों को खरीदने के लिए। चाइनीज का तो बहिष्कार किया ही जा चुका है, लेकिन अब जितने भी इंडिया में मटेरियल ये सामान है इनको खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो आप इस दिशा में बताइए कि आप कैसे इसको देख रहे हैं, इस छोटे इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हैं? जो स्वदेशी सामान है जिनकी ज्यादा डिमांड हो रही है, वो वाकई बहुत ज्यादा डिमांड आने वाले वक्त में और इसकी डिमांड बढ़ेगी? देखिए नीतू जी, मेरे हिसाब से तो इंडिया की जो मैं अभी जो लास्ट टाइम आपको बता रहा था कि जो EU वाली डील आपने स्पेसिफिकली बताई, इससे मेरे ख्याल से हमारे देश का फ्यूचर बड़ा अच्छा सिक्योर्ड है। ठीक है। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेंथ आज की डेट में वॉल्यूम नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ आज की डेट में क्वालिटी है। और कहीं ना कहीं वो क्वालिटी के लिए जो प्रोसेसेस की ट्रेनिंग या जो कमी हमारे देश के अंदर है, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंपनीज और यूरोपियन इन्वेस्टर्स हमारे देश के छोटे उद्योगपतियों को सिखा सकते हैं। उससे हमारे देश में लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा सोल्यूशन और रिजल्ट निकल के आएगा। शॉर्ट टर्म में कोविड के बाद आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिमांड वर्ल्ड वाइड मार्केट में ग्रो करी है, और आज की डेट में जो ऑर्गेनिक के ऊपर जो बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा है, उसके अंदर भी इंडिया हैज़ टेकन अ गुड पोजीशन इन द वर्ल्ड मार्केट। जहां पे हमारी कमियां हैं, अब जैसे मैं आपको एक रशिया का एग्जांपल देता हूं। रशियन उद्योगपति इंडिया में लगभग 8 साल लगातार आए कि इंडिया से क्या माल खरीद सकते हैं, क्या माल नहीं खरीद सकते। हमारी कंपनीज ना तो क्वालिटी ना ही वॉल्यूम कई जगह उनको उतना दे पाई, इसीलिए रशिया ने अपनी खुद की प्रोडक्शन डालने का सोचा। ठीक है। पहले तो हमारा जो ट्रेड गैप है रशिया के साथ वो बहुत बड़ा है, करीबन $47 बिलियन से ऊपर का ट्रेड गैप है। तो जिसके लिए रशिया वाज विलिंग कि वो इंडियन बिजनेसमैन का, इंडियन उद्योगपतियों का, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का माल खरीद नहीं पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिस्टम्स प्रोसेसेस उस तरीके के, उस स्केल के और उस क्वालिटी के थे नहीं, क्योंकि रशियंस को यूरोप का माल कंज्यूम करने की आदत थी। शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में इंडिया की कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ने ही वाली है, कम नहीं हो सकती। यहां से हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी। अब कंजम्पशन या तो हम बाहर का माल कंज्यूम करेंगे या इंडिया का प्रोड्यूस माल कंज्यूम करेंगे। थोड़ा सा कुछ मीडियम टर्म में नुकसान हो सकता है इंडियन को, क्योंकि जो हमने कई प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी दरें कम करी हैं, उससे कंपटीशन बढ़ेगा इंटरनेशनल मार्केट के प्रोडक्ट्स का इंडिया के अंदर। लॉन्ग टर्म में इंडिया हैज ओनली एवरीथिंग टू गेन। मोटे तौर पर देखा जाए तो आपका कहने का मतलब है कि रशिया जब इंडिया से कोई सामान खरीद रहा है, अभी कुछ ऐसी स्थितियां हो रही हैं जहां पर वो दूसरे देशों से सामान खरीदते आया है तो उसको उसकी आदत पड़ चुकी है। इंडियन सामान की पहचान, उसका बनावट, उसको समझने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। और हमें भी ना क्वालिटी स्केल करनी पड़ेगी, वॉल्यूम हम स्केल नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो सरकार कह रही है कि अपना मटेरियल दूसरे देशों में बेचा जाएगा, अपना स्वदेशी सामान आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए, दूसरे देशों में बेचिए, ताकि लोगों को पता चले। उसको लिए आपको MSME को ग्रो करना पड़ेगा। आज की डेट में आपका कोई भी बैंक एक MSME को क्रेडिट नहीं देना चाहता। हाँ ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। भारतीय जी, अब आप क्या कहेंगे? देखिए कुणाल जी सही कर रहे हैं कि जो MSME है, MSME में जो कामगार हैं बिल्कुल या MSME जो भी छोटे मोटे कामगार हैं या मझोले स्तर के हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। और जो कहा जा रहा है कि हम चाइना की बराबरी करेंगे या US की बराबरी करेंगे, देखिए MSME के लिए भारत में जो भी लोन मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास हैं, जबकि वहीं चाइना में और दूसरे जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें 3%, 2% इंटरेस्ट रेट पे सहायता मिलता है। तो जब आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे ऐसी पॉलिसी की जो एक्सेप्टेबल हो और जो फायदा हो, तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि हमारा बजट जो है बेहतर है और हम विकसित भारत का सपना देखेंगे? ठीक है रत्नेश जी, मुझे बताइए, क्योंकि जो सवाल मैंने संदीप जी से पूछा था कि हेल्थ सेक्टर में आपने कितना काम किया है, क्या बेहतर किया है और क्या बेहतर करने की योजना है? नीतू जी, सबसे बड़ी बात तो हेल्थ सेक्टर में हमारे समझ जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो हमारे यहाँ लैक ऑफ डॉक्टर्स था, जो हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी थी, उसको लेकर
केंद्र की सरकार की तमाम सारी योजनाओं को साथ मिलाते हुए प्रदेश की सरकारों पर, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या अन्य पार्टियों की सरकारें हैं, उनके द्वारा काम किया गया। जैसे मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे सकता हूं। पहले हमारी सरकार आने के पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर में मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। फिर हमने मेडिकल कॉलेजों को मंडल स्तर पर स्थापित किया। आज हमारी सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रही है। मतलब कि हमारे पास डॉक्टर्स की जो कमी थी वो पहले पूरी की जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक चुनौती थी। हमारे देश के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, इसलिए हमने आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लॉन्च की और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ाया। और न केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि निजी क्षेत्र के भी अच्छे अस्पतालों में हमने उनके साथ टाई अप किया ताकि गरीबों को निजी अस्पतालों में भी अच्छा इलाज मिल सके। और ये सारी चीजें हमने लोगों के को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए की है। सबसे बड़ी बात थी कि डॉक्टरों की कमी को पूरा करना, क्योंकि हम कितना भी बजट रख लें, अगर हमारे पास डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो हम इलाज किससे कराएंगे। और इसीलिए हमने अब क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, इसलिए मैंने आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया। आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, या लगभग 65 जिलों में खुल चुका है। 10 या 15 और जिलों में बचा हुआ, या तो वो निर्माणाधीन है या उसमें बन चुका है और उसमें पढ़ाई शुरू होनी है। तो ये हमने एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया। तो हाँ, इस पूरी डिबेट में रत्नेश जी ने एक चीज कही थी कि एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, गूगल कर लीजिए, भारतीय जी को ये कहा था। लेकिन संदीप जी, ये तो वाकई मानना होगा कि इस वक्त एआई को जितना बढ़ावा मिल रहा है इन 2-3 सालों में देखा जाए, और ये जो पिछला साल गया है इसमें तो एआई इतना आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी जो पहले कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें, आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात करें, तो इसमें शायद भारत को वो उपलब्धि हासिल नहीं थी, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी के मामले में हम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। देखिए नीतू जी, बिल्कुल जिस तरीके से एआई की बात हो रही है या आईटी सेक्टर की आप बात कर लीजिए, कि एआई भी आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ चीजें है, तो हिंदुस्तान ने इसमें परचम लहराया है, झंडे गाड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं एक चीज में मोदी सरकार की तारीफ करूंगा जिसे आने वाली जनरेशन भी याद करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से जो नीचे से ऊपर तक सबको 5 लाख तक का जो हेल्थ का कार्ड दिया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन अभी तक कई चीजों में भारतीय जनता पार्टी ने जो चीजें की, जो हमने अमेरिका के साथ करने की कोशिश की, संबंध बनाने की कोशिश की, उसमें हम फेल हुए। जो हमने चाइना के साथ की, उसमें हम फेल हुए। रसिया के साथ यही कंट्री हमें बनाने नहीं देते हैं। लेकिन ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी डील हो रही है, ये मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होगी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, हमारे व्यापारियों को मजबूत करने में और हिंदुस्तान को मजबूत करने में। ठीक है, प्रोफेसर साहब कुछ बोलेंगे, फिर उसके बाद कुणाल जी के पास आती हूँ। हाँ, देखिए, यूरोपीय डील से मतलब ये कहा जा रहा है कि लगभग 2 अरब लोगों को इसका फायदा होगा, यानी भारत और 27 देश यूरोपीय देशों को मिला करके। हम तो ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा इसकी मार भारत के कृषि क्षेत्र पर पड़ेगी, ऑटोमोबाइल पे पड़ेगी। कृषि क्षेत्र में आप देखिए, वही काम जो अमेरिका चाह रहा था वही यूरोपीय डील में हो रहा है। अमेरिका भी वही चाह रहा था कि हम डेयरी प्रोडक्ट में हम अपना उत्पाद भेजें, और जब भारत जो है आयात शुल्क को बिल्कुल कम कर देगा या खत्म कर देगा, तो भारत की बाजार का क्या होगा। तो इस तरह से कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो कृषि क्षेत्र हमारा जो सबसे देश का रीढ़ है, लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है, मजबूत लोकतंत्र के लिए, उसी को अगर हम गिरवी रख देंगे और बाजार खोल देंगे सबके लिए, तो यहाँ के किसानों का क्या होगा, डेयरी क्षेत्र का क्या होगा। नीतू जी, मेरा एक छोटा सा काउंटर है प्लीज। अब बीजेपी को लोग कहेंगे कि हम आप देख लो, आप गूगल कर लो, आप एआई नहीं, 10 सेकंड का टाइम दे दीजिए। एक सेकंड बस सुन लीजिए। बीजेपी के लोग तो नैरेटिव बनाएंगे ही जो है। ठीक है, बोलिए रत्नेश जी, बोलिए। हुआ है ये गलत है, ये बहुत सही नहीं हुआ है। हाँ, बोलिए रत्नेश जी। देखिए, प्रोफेसर साहब को किसानों की बड़ी चिंता है नीतू जी, लेकिन मैं जहां तक मानूं तो अगर अभी मैं इनसे पूछ लूं कि प्रोफेसर साहब, गन्ना बोया कब जाता है और काटा कब जाता है, जरा बताइएगा। अरे आप हमको मत बताइए, मैं किसान का बेटा हूँ। ज्यादा आप तो बताइए ना, मैंने पूछा है भाई, गन्ना किस महीने में बोया जाता है और किस महीने में काटा जाता है। अरे मैं गोरखपुर कराने वाला हूँ, आप हमको मत बताइए। अरे तो बताइए ना, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने थोड़ी ना पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैंने आपको पूछा कि गन्ना किस महीने में बोया जाता है और किस महीने में काटा जाता है। आप जो बातें हो रही हैं लीगल भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, किसान के बेटे हैं और आप ये नहीं बता रहे कि गन्ना किस महीने में बोया जाता है, किस महीने में काटा जाता है।
आप फैक्ट की बात करिए, आप विषयांतर हो रहे हैं, आप ये सब हमसे मत पूछिए। हम खेती मैं करते हैं, अरे भाई किसान के क्यों नहीं बेटे हैं। पूछूंगा, एक ही बार आप प्रोफेसर किसानों नहीं की हो गए बात हम। कर रहे हैं और किसानों के ठीक है, लिए चलिए, आप चलिए। मौद्रिक फसल जो है, ठीक है कुणाल जी, आप ओके, ऑल राइट। झूठ बोल रहे कुणाल जी, हैं। इस बार के बजट में क्या होना चाहिए, क्या है आपकी उम्मीद? मौद्रिक फसल जो है ठीक है, फिर ठीक है, हो गया। काटी जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बजट पर पॉजिटिव हो गया, बातचीत हो तो बजट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बजट में यहाँ पर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के लिए बजट है और आम जनता की जेब पर इसका असर होगा। क्या उम्मीद है कुणाल जी, इस बार का बजट सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और आपको क्या लगता है इस बार सरकार क्या कर सकती है बजट को लेकर, क्या खास हो सकता है इंडस्ट्रियल एरिया में? आई थिंक नीतू जी, लास्ट ईयर भी बजट में हमने एआई की, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, लास्ट ईयर भी एक एआई की अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कोशिश करी थी। हेल्थ केयर के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, स्मार्ट सिटीज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। आई थिंक मेरे हिसाब से इस बजट में एआई के ऊपर स्पेशल एलोकेशन होगा। अगर आपने ये अश्विनी वैष्णव जी का भी बयान देखा हो डेवॉस में कुछ दिन पहले जो हुआ है, आई थिंक 10 दिन पहले हुआ है, उन्होंने भी 5 एरियाज जो एआई के हैं जिसमें इंडिया इस टाइम पे काम कर रहा है, उन 5 एरियाज के ऊपर बात करी थी। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, मॉडल्स के ऊपर, चिप डिजाइनिंग के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और एनर्जी के ऊपर, क्योंकि एआई और डेटा सेंटर वक्त की कमी है कुणाल जी, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एआई सेक्टर में काम हुआ है, आगे बढ़ते हुए ये सेक्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच आपको नई दिल्ली लिए चलते हैं, जहां विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही है, दिखाते हैं आपको।
ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन इस वक्त आप देख रहे हैं। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर 4 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है और आज इसका भव्य समापन समारोह हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है और तीनों सेनाओं की जो सामूहिक बैंड है इसका ये मनमोहक धुन इस वक्त आप सुन रहे हैं। तो विजय चौक पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये बेहद खूबसूरत तस्वीर और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर 4 दिन तक का ये आयोजन होता है। आज जो समारोह है वो समाप्त हो रहा है। इससे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर आपने बाघा बॉर्डर, अटारी बाघा बॉर्डर पर भारतीय बीएसएफ जवानों का जोश देखा, उनका जुनून देखा और अब यहाँ तीनों सेनाओं की ये जो सामूहिक बैंड की धुन है ये आप इस वक्त सुन रहे हैं। ये जोश से भर देने वाली धुन इस वक्त विजय चौक पर सुनाई जा रही है। मनमोहक धुन। पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, राष्ट्रपति और दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए, इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना प्रमुख इस वक्त नजर आ रहे हैं इस खास आयोजन में। तो विजय चौक पर यह सेरेमनी इस वक्त चल रही है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, जिनकी ये बैंड इस वक्त संगीतमय प्रस्तुति दे रही है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।